डिवाइन इंस्टीट्यूट हैदराबाद की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद चांद। आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछले वीडियो में अपने बता चुके हैं। आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमसे 10 क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। तो हमको यहाँ पर ये दे दिया गया है। बाजार फर्स्ट में दे दिया, इसका उत्पादन दे 10,000, 20,000, 18,000 और बाजार 2 में इसका उत्पादन, बाजार दूसरे में बेचने के लिए इसका उत्पादन इन्होंने किया है 6,000, 20,000, उसके बाद 8,000। क्वेश्चन नंबर हमसे फर्स्ट नंबर कह रहा है कि यदि एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः दे दिया गया 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और उसके बाद 1 रुपये है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आबी बीजगणितीय सहायता से ज्ञात कीजिए। तो हमसे यहाँ कह रहा है कि पहले बाजार में जब इन वस्तुओं को हम बेचेंगे तो इन वस्तुओं को बेचने पर हमको कितना आय प्राप्त होगी, मतलब इसका विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है कि कितना हमको प्राप्त होगा। तो ये हमारी कोई एक वस्तु थी जिसका नाम था एक्स, दूसरी वाली जो वस्तु है हमारी वाई है और तीसरी वाली वस्तु जो हमसे कह रहा है जेड है। तो अगर इन तीनों वस्तुओं को हम बाजार में बेचेंगे जो हमने उत्पादन किया है, तो पहले बाजार से हमें कितना आय प्राप्त होगी और दूसरे बाजार से हमें कितना इसकी आय प्राप्त होगी। तो जैसे थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे कोई एक पेन है, अगर वो 5 रुपए का पेन हमको प्राप्त होता है, 5 रुपए का कोई पेन है और उसका हम कोई 10 पेन उसको खरीदते हैं, तो 10 पेन खरीदने पर हमको उसका टोटल कितना रुपए देना पड़ेगा, तो 10 गुणे 5 बराबर 50 रुपए हमको उसको देना पड़ेगा। मतलब कि 10 पेनों का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 50 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पेनों की जो संख्या है उनके मूल्य से हमने क्या किया, एक पेन के मूल्य से हमने इसका गुणा कर दिया, तो हमें इसका कुल मूल्य यहाँ पर प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमने पहले बाजार से और दूसरे बाजार से जो हमने यहाँ पर उत्पादन किया है, अगर इसके मूल्य से जो हमको मूल्य दे दिया गया कि ये पहली जो वस्तु है ये बेची जा रही 2.5 रुपये की और जो दूसरी वस्तु है वो 1.5 रुपये की और जो तीसरी वस्तु है वो 1 रुपये की बेची जा रही है। तो अगर इनकी संख्याओं का हम गुणा कर दें, इनके मूल्य से गुणा कर दें, तो हमें यहाँ पे ये प्राप्त हो जाएगा कि पहले बाजार से और दूसरे बाजार से हमें कितना यहाँ पर आय प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, यहाँ पर तो जो हमें यहाँ पे बाजार दे दिए गए, पहला बाजार और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, दूसरा, ये होगा यहाँ पर बाजार और उसके बाद यहाँ पर तो यहाँ पर बाजार हमने यहाँ पर लिख दिया, पहला बाजार उसके बाद दूसरे बाजार। तो अगर जो इसका उत्पादन दे दिया गया, अगर ये उत्पादन को हम क्या कर दें, पंक्ति के रूप में लिख दें। पंक्ति रूप में कैसे यहाँ पर लिखेंगे, ये 10,000 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर हो गया 20,000 और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 18,000 और उसके बाद दूसरे वाले बाजार को हम दूसरी पंक्ति में लिखेंगे 6,000 और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 20,000 और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 8,000 और जो इसका विक्रय मूल्य, ये तो हो गया इसका उत्पादन, यहाँ पर हो जाएगा उत्पादन और जो इसका विक्रय मूल्य दे दिया गया, इसके विक्रय मूल्य को हम क्या कर दें, अगर स्तंभों में हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया हमारा 2.50 50 और उसके बाद दे दिया गया 1.5 रुपये दे दिया गया, तो यहाँ पर 1.50 और उसके बाद 100 हो जाएगा। तो हमने जैसे बताया था कि 10 पेन अगर हम खरीदते हैं और एक पेन का जो विक्रय मूल्य है वो हमारा 5 रुपये है, तो कुल जो 10 पेनों का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 50 रुपये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी संख्याओं को हम क्या कर दें, अगर इनके मूल्य से हम गुणा कर दें, तो हमें यहाँ पर बाजार 1 से बाजार 2 से कितना हमें यहाँ पर आय प्राप्त होगी वो हमको यहाँ पर ज्ञात हो जाए। तो हमने उत्पादन को पंक्तियों के रूप में लिख दिया और उसके बाद जो यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य दे दिया गया है, ये विक्रय मूल्य को हमने यहाँ पर लिख दिया स्तंभों के रूप में। अब यहाँ पर इन दोनों का जो गुणनफल आएगा, वो गुणनफलों का योग जो भी होगा वो बाजार 1 बाजार 2 का यहाँ पर आय के बराबर होगा। तो ये होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे बाजार 1 की आय कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे यहाँ पे इनके साथ में, तो 10,000 गुणे यहाँ पर हो जाए 2.50
दूसरे वाले का अवयव गुणा दूसरे वाले के साथ में। अब यहाँ पहले स्तंभ में गुणा कर रहे हैं तो इनको सबको जोड़ के लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 20,000 गुणे हो जाएगा 1.50 प्लस हो जाएगा यहाँ पर तीसरे वाले गुणा तीसरे वाले के साथ 18,000 और उसके बाद गुणे हो जाएगा 1.00। इसको 1 भी लिख सकते हैं या फिर 1.00 भी लिख सकते हैं। अब ये हमारा जो पहली पंक्ति थी, हमने यहाँ पर जो हमको पहला स्तंभ दे दिया गया, इसमें हमने गुणा कर लिया। अब कोई दूसरा स्तंभ तो हमको दिया नहीं, तो अब यहाँ पर जो है हम दूसरी पंक्ति में आ जाएंगे और इस दूसरी पंक्ति का इस पहले वाले स्तंभ में गुणा करेंगे। तो हमको जो है यहाँ पे इसको क्या करना है, दूसरी पंक्ति में ही लिखना है। तो इसका गुणा करेंगे हम 6,000 गुणे हो जाएगा 2.50 प्लस इसका गुणा इनके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 गुणे हो जाएगा यहाँ पर 1.50 प्लस इसका गुणा इनके साथ में करेंगे तो 8,000 गुणे हो जाएगा 1.0। अब इनका गुणा करके जो है जब इनको जोड़ लिया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारी बाजार 1 हुआ बाजार 2 की आय आ जाएगी। जो पहली पंक्ति में हमको प्राप्त होगा वो बाजार 1 की आय होगी, या दूसरी पंक्ति में हमको प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर बाजार 2 के जो है हमको आय प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने इनका इसका साथ इसका इसके साथ में गुणा किया और इसका इसके साथ में गुणा करके इनको सबको जोड़ लिया। यहाँ पर गुणा करके इनको तीनों को जो हमने जोड़ लिया, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गई थी। जो बाजार 1 का जो वाई वाला उत्पादन है वो 20,000 नहीं था बल्कि 2,000 रुपये था। तो 1 0 यहाँ से हट जाएगा, 1 0 यहाँ से हटा देंगे हम, 1 0 यहाँ से हम हटा देंगे और 1 0 यहाँ से हट जाएगा। तो हमें यहाँ पर जोड़ कर 25,000 और यहाँ पर 3,000 उसके बाद 18,000 जब जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 46,000 और 15,000 30,000 उसके बाद 8,000 को जब हम जोड़ेंगे तो हमको यहाँ प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 53,000 रुपये यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो बाजार 1 की आय कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर इसके नीचे लिख दीजिएगा आप लोग कि बाजार 1 की आय जो है वो 46,000 रुपये है और बाजार 2 की जो आय होगी वो कितना हो जाएगी, यहाँ पर 53,000 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार से इसका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमसे जो है सेकंड इसका क्या कह रहा है, बी पार्ट इसका कह रहा है कि यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत में से हो जाएगा कि जो यहाँ पर उत्पादन किया गया, यहाँ पे इसको जो है इतना बनाया गया है और इसके बाद जो है इस वस्तु को एक वस्तु को जो बेचा जा रहा है 2.5 रुपये का और इसको बेचा जा रहा है वाई वाले वस्तु को जो है 1.5 रुपये की बेची जा रही है एक वस्तु, और इसके बाद इस जो जेड वाली वस्तु है इसको बेचा जा रहा है 1 रुपये का बेचा जा रहा है। तो इसने जो है कितने रुपए का बनाया है, तो इसका लागत मूल्य यहाँ पर दे दिया गया है। कह रहा है कि जो पहली वाली वस्तु है ये जो है बेची जा रही है 2 रुपये, इसको जो है लागत मूल्य लगा है इसका 2 रुपये, दूसरी वाली वस्तु 1 रुपये और तीसरी वाली जो वस्तु है यहाँ पर हो जाएगा 50 पैसे हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसका पूछ रहा है हमसे कि कुल लाभ ज्ञात करें। देखिए हमने अभी आपको जो बताया यहाँ पर जो बाजार 1 बाजार 2 जो यहाँ पर आय हमको प्राप्त हुई वही इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। अब लागत मूल्य हमको दे दिया गया, तो अगर हम क्या करें लागत मूल्य को यहाँ पर स्तंभों के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो गया हमारा लागत मूल्य। तो पहली वाली वस्तु जो है बनाई जा रही है 2 रुपये की, तो ये हो जाएगा 2.00 और जो दूसरी वाली वस्तु की जो लागत मूल्य हमको यहाँ पर दे दिया वो 1 रुपये है, तो ये हो जाएगा 1.00 और या तीसरी वाली वस्तु है 50 पैसे है। तो यहाँ देखिए ये दोनों जो है रुपये में लिखे हुए हैं और ये तीसरी वाली जो वस्तु है 50 पैसे की बनाई जा रही है यहाँ पर। तो पैसे को हम क्या करेंगे, हमको रुपये में जो है चेंज करना पड़ेगा। तो पैसे के जो है रुपये में जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.0 ये आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कर, जैसे हमने अभी जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करना जो है आपको बताया कि बाजार 1 से बाजार 2 से कितना विक्रय मूल्य हमको प्राप्त हुआ, मतलब इसकी आय कितनी प्राप्त हुई। तो अगर हम इसका उत्पादन को पंक्तियों के रूप में लिख दें, लागत मूल्य को स्तंभ के रूप में लिख दे और दोनों के गुणनफलों का योग जो होगा पहली इनका जो है पहली पंक्ति का पहले इसके स्तंभ से यहाँ पर गुणा करेंगे और इनको जब जोड़ लिया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे बाजार 1 का लागत मूल्य आ जाएगा। इसी प्रकार बाजार 2 का भी लागत मूल्य आ जाएगा और विक्रय मूल्य में से जब लागत मूल्य को घटा देंगे तो हमको लाभ यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए जो है इसको जो है गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ पर 10,000 को जब 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20,000 रुपये आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 20,000 प्लस 2,000 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 2,000 एक कम हो जाएगा यहाँ पर 2,000 प्लस
और इसके बाद 18,000 जब इससे गुणा किया जाएगा तो कितना हमको प्राप्त होगा, तो 3 जीरो तो ऐसे ही हम लिखे रहेंगे और ये हो जाएगा 5 8 40 के जीरो, और उसके बाद 5 एकम 5 और 5 में 4 अगर जोड़ देते हैं हम तो आ जाता है यहाँ पर 9, और के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ तो एक अंक के बाद दशमलव हटाएंगे, लगा देंगे यहाँ पर तो 1 जीरो यहाँ से हट जाएगा। अब उसके बाद इसी प्रकार से इसका गुणा करेंगे तो 6 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, तो ये हो गया 12,000, और प्लस हो जाएगा 20,000, जब 1 में गुणा करेंगे तो 20,000 एक कम हो जाएगा यहाँ पर 20,000, प्लस यहाँ पर इसका गुणा इनसे करेंगे तो 5 8 40 होता है, तो ये हो जाएगा 5 8 40, और 3 जीरो ऐसे यहाँ पर बढ़ा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा, दशमलव जब लगाएंगे तो ये वाला जीरो यहाँ से हट जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब इनको जोड़ा जाएगा तो 20,000 में 2,000 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 22,000, और 22,000 में जब 9,000 जोड़ देंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा हमारे पास 31,000 आ जाएगा। और उसके बाद जो है इसको जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12,000, और उसके बाद ये 20,000, और उसके बाद ये यहाँ पर लिखा हुआ 4, तो 12 और 4 हो जाएगा 16, और 16 और 20 हो जाएंगे यहाँ पर कितने 36 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36,000 आ जाएगा। तो बाजार यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या चाहिए, बाजार एक की लागत मूल्य, लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कितना आ गया यहाँ पर 31,000, और उसके बाद इसी प्रकार से बाजार 2 की लागत मूल्य यहाँ पर आ गए हमारे पास 36,000 आ गए। तो हमने जो है बाजार 1 का जो विक्रय मूल्य जो है यहाँ पर ज्ञात, तो हमने जो है यहाँ पर ज्ञात किया था कि बाजार 1 से जो हमारा जो विक्रय मतलब बेचा जा रहा है 46,000 रुपये बेचा रहा है, और बनाया कितने का था, इन्होंने जो है 31,000 का बनाया था। तो अगर यहाँ पर इसके विक्रय मूल्य से इसके लागत मूल्य को हम घटा देंगे तो बाजार 1 का हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो बाजार 1 का लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पर लाभ बराबर आ जाएगा 46,000 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 31,000, और 46,000 में से जब 31,000 हम यहाँ पर घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, तो 6 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, और 4 में से 3 घटा देंगे यहाँ पर तो बच जाएगा यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पर बाजार 1 से जो है इसको लाभ प्राप्त होता है 15,000 रुपये का, और उसके बाद बाजार 2 से इसका लाभ कितना हो जाएगा, तो बाजार 2 का लाभ हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसका जो है विक्रय मूल्य हमने ज्ञात किया था, इसके जो है ज्ञात किया था 53,000 रुपये यहाँ पर ज्ञात किया था, तो 53,000 में से माइनस कर देंगे बाजार 2 का लागत मूल्य 36,000 जो दे दिया गया यहाँ पर अभी ज्ञात किया हमने 36,000, तो 3 जीरो तो ऐसे यहाँ पर उतर आएंगे, और उसके बाद यहाँ से एक हासिल लेंगे 13, 13 में से 6 घटा देंगे यहाँ पर, तो 13 में से 6 घटाने पर बचेगा यहाँ 7, और 4 में से यहाँ पर 3 घटा दें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 17,000 रुपये। तो बाजार 1 का जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा 15,000 रुपये, और बाजार 2 का जो है लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पर 17,000 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन जो हमारा इसका बी पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए जो है अब देखते हैं इसका जो आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमसे जो है 11 क्या करा, आव्यूह x, कोई एक आव्यूह है x है, ज्ञात कीजिए यदि दे दिया गया x और उसके बाद आव्यूह दे दिया गया इजिकल टू में यहाँ पर एक आव्यूह दे दिया गया। तो देखिए इसके जो पहले हमने क्वेश्चन नंबर हमने आपको बताया था यहाँ पर जो है इसका 7वां नंबर क्वेश्चन बताया था, 8वां नंबर क्वेश्चन 7वां, उसके बाद जो है 9वां नंबर क्वेश्चन जो बताया था, तो उसमें x क्या था, एक अवयव था, यहाँ पर x क्या है, एक आव्यूह है। ध्यान दीजिएगा x क्या है हमारा जो है आव्यूह है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसका अंदर गुणा कर देंगे उसके बाद दोनों तरफ में कंपेयर करा लेंगे, कंपेयर कराने पर जो है x की वैल्यू आ जाएगी, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ कह रहा क्वेश्चन में कि x क्या हमारा एक आव्यूह है। अब x आव्यूह है तो x आव्यूह कौन सा होगा, हमें मालूम तो है नहीं कि किस कोट का ये आव्यूह है, और उस आव्यूह में अवयव कौन कौन से होंगे वो भी हमको यहाँ पर ज्ञात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसकी कितनी पंक्तियाँ दे दिया गया, इधर जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 ही पंक्ति दी गई हैं, और इसके बाद राइट हैंड साइड में भी 2 ही पंक्ति दे दी गई है। तो जो x आव्यूह रहा होगा उसमें 2 स्तंभ रहेंगे, क्या हो जाएंगे, जितनी इसमें पंक्तियां हैं उतने उसमें क्या होंगे, स्तंभ होंगे। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना x आव्यूह जो हमारा है वो कौन है,
यहाँ पर इस पे 2 पंक्तियां होंगी। अब उसके अंदर अवयव क्या होंगे, तो अवयव तो हमको ज्ञात तो है नहीं, तो हम कोई अवयव यहाँ पर मान लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर ए बी, यहाँ पर हमने कर लिया 2 स्तंभ हो गए। उसके बाद अब यहाँ पर 2 स्तंभ हो गए, तो यहाँ पर 2 पंक्तियां भी इसमें हो जाएंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 पंक्तियां थी, यहाँ पर इसमें हो गए 2 स्तंभ हो गए। और उसके बाद जितनी यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर जो x जो आव्यूह होगा हमारा जो है वो एक वर्ग आव्यूह होगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो a b और उसके बाद c और उसके बाद d, और ये हो जाएगा हमारा 1 2 और उसके बाद 3 4 फिर उसके बाद 5, यहाँ दे दिया गया 6 और बराबर में यहाँ लिखा है यहाँ -7 -8 -9 और उसके बाद 2 4 और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हमने आपको ये तो बता दिया कि इसमें कितने स्तंभ होंगे, वो क्यों होंगे, पंक्तियां कैसे पता लगाएंगे। तो अभी जब गुणा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पंक्तियां हमने 2 यहाँ पर क्यों लिया है। तो देखिए इसका इसमें गुणा कर ले, क्योंकि इधर एक ही आव्यूह इधर 2 आव्यूह, अगर गुणा कर लिया जाए तो दोनों तरफ में जो है आव्यूह की यहाँ पर हम यहाँ पर तुलना आव्यूह के जो अवयव होंगे संगत अवयव उनकी हम तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर a का गुणा 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 कम a, उसके बाद यहाँ b का गुणा इनसे करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और उसके बाद b यहाँ पर। तो देखिए पहले स्तंभ गुणा कर रहे हैं तो इनको जोड़कर लिखा जाएगा। अब इसी पंक्ति का गुणा करेंगे इसके दूसरे वाले स्तंभ में, तो ये हो जाएगा a का 2 के साथ तो 2a प्लस यहाँ पर b का 5 के साथ तो ये हो जाएगा 5b। तो ये हमारा दूसरा स्तंभ कंप्लीट हो गया। अब इसी पंक्ति का गुणा करेंगे तीसरे वाले स्तंभ, तो थोड़ी सी दूर इसको लिखना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 3a और प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 6b यहाँ पर आ जाएगा। तो पहली पंक्ति का हमने तीनों स्तंभों के साथ हमने गुणा कर लिया। अब इसके बाद दूसरी वाली पंक्ति का गुणा जब करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर c एक कम हो जाएगा c प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 4 और उसके बाद d, और यहाँ c का 2 में गुणा करेंगे तो 2c प्लस का d का 5 के साथ तो 5 और उसके बाद d, और यहाँ c का गुणा करेंगे 3 से 3c और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर d गुणा करेंगे यहाँ पर 6 साथ तो ये हो जाएगा 6d, और बराबर में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -7 -8 -9 2 4 और उसके बाद यहाँ पर आ गए हमारे पास 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें हमने 2 पंक्तियाँ क्यों ली थी, क्योंकि हमें दोनों तरफ में कंपेयर कराना था, और कंपेयर तभी होता जब दोनों पक्षों की जो है आव्यूहों की कोटियाँ समान होती हैं। तो यहाँ पे इनकी कोटि क्या थी, यहाँ पर 2 गुणे 3 क्रम की थी, इसकी भी क्रम कितना कोटि थी, यहाँ इसका जो क्रम था 2 गुणे 3 क्रम का था, इसका क्रम था 2 गुणे 3 क्रम का था। तो इसमें 2 पंक्तियां थी, इसमें 2 पंक्तियां, इस वजह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 2 पंक्तियां इसमें ले लिया। यहाँ पर इसके अंदर के अवयव कुछ भी हम मान सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर ले सकते हैं, बस x को छोड़कर यहाँ पर। अब दोनों तरफ में तुलना करा लेंगे, तुलना कराएंगे तो ये पहला अवयव है तो पहले वाले के साथ में, तो यहाँ पर a प्लस का 4b इक्वल टू आ जाएगा -7। तो यहाँ पे इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा वाला का दूसरे वाले के साथ में तुलना हो जाएगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -8 के बराबर, तो कितना हो गया 2a प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 5b और इक्वल टू आ जाएगा -8। इक्वेशन नंबर हो गया हमारे सेकंड हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरे वाले को तीसरे साथ में लिख सकते हैं। तो हमें बस ए बी सी डी के ही मान ज्ञात करने हैं, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें ए बी के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो चाहो तो इसको इसके बराबर में लिख सकते हैं, ये किसके बराबर में आएगा, इनके बराबर। एक इक्वेशन और बन जाएगी, लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब सी वाला भी इक्वेशन बना लेते हैं, सी और डी वाला, तो ये किसके इक्वल में हो जाएगा, यहाँ पर 2 के, तो सी प्लस का 4d इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 2 के। इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारा जो है थर्ड हो जाएगा, और उसके बाद ये किसके इक्वल में आ जाएगा, यहाँ पर 4 के। तो ये आ गया हमारे पास 2c प्लस का 5d इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 4। इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारा 4, और ये 3c प्लस का 6d किसके बराबर में आ जाएगा, 6 के बराबर में। तो हमें 2 इक्वेशन से हमको जो है 2 समीकरणों से हम यहाँ इन दोनों समीकरण सी और डी के मान ज्ञात हो जाएंगे, इन दोनों समीकरणों से हमें ए और बी के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो हल करना आप लोग जानते होंगे कैसे समीकरण को हल किया जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें लिखा 2a, इनके गुणांकों को समान कर लीजिए और दोनों समीकरण जोड़ या फिर घटा लीजिए, ए बी के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो इसमें क्या कर दिया जाए, देखिए इसमें 2a लिखा है, इसमें a लिखा है, तो अगर इस समीकरण में हम a 2 से गुणा कर दें तो ये दोनों लोग बराबर हो जाएंगे, और दोनों घटा देंगे तो हमें यहाँ पर a के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 में गुणा कर दिया जाए 2 से, और उसके बाद घटा दिया जाए समीकरण नंबर किसके साथ में, 2 के साथ में।
तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2a प्लस का 2 का 4 में भी गुणा होगा, 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 8 भी, और बराबर ये हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे 2a प्लस का 5b और इजकल टू में आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 8 आ जाएगा। घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस है माइनस हो जाए, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था ये हो जाए प्लस, ये दोनों लोग कैंसिल हो गए। और 8 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर 3 और उसके बाद भी इजकल टू में। और उसके बाद 14 ये प्लस का हो गया, 14 में से 8 निकल जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर माइनस का 6 और 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो b का मान आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। अब b का मान जो है इन दोनों समीकरणों किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो गया। समीकरण 1 में ही रख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में b बराबर -2 रखने पर, तो रखने पर कितना हो जाएगा यहाँ पर a प्लस का और ये हो जाएगा 4 और इनटू में हो जाएगा माइनस का 2 और बराबर माइनस का 7, तो a प्लस ये हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8 और बराबर माइनस का 7, तो a बराबर आ जाएगा यहाँ पर -7, ये माइनस उधर गया तो प्लस का हो जाएगा 8, तो a बराबर आ गया यहाँ पर प्लस का a। तो ये यहाँ से आ गया a का मान और उसके बाद यहाँ पर b का मान हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिएगा और हल करने के बाद c और d के मान ज्ञात कर लीजिएगा। और c और d के जब मान ज्ञात हो जाएंगे तो यहाँ पर x बराबर जो हमने माना था a, यहाँ पर a के स्थान पर हम रख देंगे 1 और यहाँ देखिए b लिखा हुआ, b के स्थान क्या रख देंगे यहाँ पर माइनस का 2 रख देंगे और c का जो मान यहाँ ज्ञात होगा और d का जो मान ज्ञात होगा वो यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा जो भी x है उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है आगे इन दोनों समीकरणों को हल करके जो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले जो है अपने क्वेश्चन की तरफ में। तो क्वेश्चन नंबर हमसे जो है 12वां नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अवयवी इस प्रकार हैं कि ab बराबर b है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ab की पावर n इजिकल टू b की पावर n a होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए यहाँ पर ab की होल पावर n इजिकल टू a की पावर n b की पावर n होगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमको सिद्ध करने के लिए कह दिया है। अब गणितीय आगमन सिद्धांत जो है अपने जो है पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है। इसमें 3 जो है केस होते हैं, 3 कथन होते हैं। जो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सिद्ध करना है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका राइट हैंड साइड के इक्वल में होगा कि नहीं होगा। तो हमारी जो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। तो अगर एक के लिए सत्य है तो हम मान लेते हैं कि कोई अल्फाबेट ले लेते हैं कि उसके लिए सत्य है, और उसके बाद वाली जो नंबर आएगा, जो भी संख्या आएगी उसके लिए हमें सिद्ध करना रहेगा। अगर बाद वाले के लिए इसका बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है तो क्या हो जाएगा, उसके पहले जितनी भी संख्या होंगे उनके लिए भी सत्य होगा। और इस वजह से इस तरह के हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए दिया गया कथन जो है, जो समीकरण हमारा दिया गया वो सत्य है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, केस इसको मान लेंगे या फिर कथन हिंदी में भी लिख सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट हमने मान लिया यहाँ पर p है, कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया है, इस प्रकार से है कि ab की पावर n इजिकल टू b की पावर n और उसके बाद a दे दिया गया। अब केस नंबर फर्स्ट में हम क्या करते हैं, n बराबर हम यहाँ पर पहली प्राकृतिक संख्या रखते हैं, n बराबर 1 के लिए क्या इसका बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर p1 इजिकल टू हो जाएगा a और b की पावर यहाँ 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा यहाँ पर a। इसके बाद जो तो देखिए यहाँ पर हमको ये दिया था कि ab जो है ba के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए समीकरण या फिर कथन लिख सकते हैं, समीकरण सत्य है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अब केस नंबर सेकंड में हम क्या करते हैं, तो केस नंबर सेकंड में किया जाता है, मान लेते हैं कि मानना n बराबर के लिए कथन या समीकरण सत्य है, समीकरण सत्य है। तो क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर n के साथ रखना के, तो यहाँ पे pn लिख सकते या फिर नहीं लिख सकते, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मान लिया गया कि ये कोई जो है समीकरण दे दिया गया या पॉलिनोमियल दे दिया गया है, जिसको हमने जो है दर्शा रहे हैं यहाँ पर p से जो है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, a और b की पावर हो जाएगा यहाँ पर k इजिकल टू हो जाएगा b की पावर k और उसके बाद यहाँ पर आ गया a आ जाएगा। तो हमने इसको कह दिया समीकरण नंबर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं हम, या फिर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड जो है। अब
n बराबर k के लिए हमने मान लिया कि ये सत्य है, तो k के बाद में कौन सी संख्या आएगी, तो प्राकृतिक संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है 1 1 को होता है, इसके बाद वाली संख्या होगी k+1, उसके लिए हमको यहाँ पर इसको सिद्ध करना है। तो केस नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर केस नंबर थर्ड n बराबर रखेंगे k+1 रखने पर, तो रखने पर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो p k+1 क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर p a और उसके बाद b की पावर k+1 इजिकल टू, यहाँ b दे दिया गया तो ये हो जाए b की पावर k+1 और उसके बाद a हो जाए। अब ये हमको सिद्ध करना क्या, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के इक्वल होगा नहीं, मतलब इसको हल करने पर क्या यही हमको प्राप्त होगा कि प्राप्त नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले लिया जाएगा a b की पावर k+1, ये हमने लिख दिया। अब देखिए b की पावर k+1 घाते जुड़ी, घाते कब जुड़ती है, जब उनके आधार समान होते हैं, जिनको अलग अलग भी कर सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है a b की पावर k इंटू b लिख सकते हैं। दोनों गुणा करेंगे, गुणा करने पर इनके घाते जो है जुड़ जाएंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर तो इतना हो गया। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर जो दूसरा हमारा दे दिया ए बी की पावर के दे दिया गया, तो ए बी की पावर के किसके बराबर था, बी की पावर के ए, तो हम इनके स्थान क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इनको लिखा जा सकता है बी की पावर के और उसके बाद ए और उसके बाद बी लिखा जा सकता है। हमने क्या किया, ए बी की पावर के स्थान पर क्या लिख दिया, बी की पावर के ए लिख दिया, बी वैसे लिखा हुआ है। अब ए बी क्या था, समीकरण नंबर 1 में ए बी था बी ए के बराबर, तो जहाँ पर ए बी लिखा वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर हम लिख सकते हैं बी ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी ए हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये आ गया। अब देखिए इनके दोनों आधार समान तो घाते जुड़ जाए, तो बी की पावर k+1 और उसके बाद ए। तो यहाँ पे इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या लेकर चले थे, ए बी की पावर k+1 और क्या हमारे पास आ गया, बी की पावर k+1 ए आ गया, मतलब इसका राइट हैंड साइड आ गया। तो n बराबर k+1 के लिए सत्य है यहाँ पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या है कि कोई भी यहाँ पर नंबर, कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती, कुछ भी ले, तो यहाँ पर अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए दिया गया कथन जो है वो सत्य। अगर k+1 के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर है, तो n बराबर k के लिए भी बराबर होगा यहाँ पर, क्योंकि k+1 से पहले क्या आया होगा, k आया होगा, तो इसके पहले जितनी भी संख्या होंगी सभी के लिए यहाँ पर सत्य होगा। तो इसके नीचे लिख देना कि दिया गया समीकरण समस्त प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। और इसके बाद इसका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसी प्रकार से इसको भी सिद्ध कर लीजिएगा। सेकेंड नंबर हमें सिद्ध क्या करना है कि यहाँ पर a और इसके बाद b की पावर n इजिकल टू में दे दिया गया है a की पावर n और इसके बाद b की पावर यहाँ पर n दे दिया। तो जैसे यहाँ पर n बराबर हमने 1 रखा, n बराबर k रखा, n बराबर जो है k+1 रखा, उसी प्रकार सेम जो है ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो इस वाले पार्ट को जो है लगा लीजिएगा। उसके बाद इसके आगे के जो हमारे क्वेश्चन दे दिए वो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन ए, यहाँ पर आव्यूह दे दिया गया a² बराबर i, तो ए हमारा आव्यूह दिया है, a² हमको ज्ञात करना, तो a² ज्ञात कर लीजिएगा। a² कैसे ज्ञात किया जाता है, a इंटू ए करके, ये a² का आ जाएगा। और i एक इकाई आव्यूह है, तो इकाई आव्यूह मतलब अगर हमारा आव्यूह जो है कोट 2 का दिया गया यहाँ पर, तो इकाई आव्यूह कोट 2 का होगा। दोनों पक्ष हम तुलना करा लेंगे और तुलना कराने पर 4 समीकरण बनेंगे, कोई चारों समीकरणों में से कोई एक समीकरण जो है चारों ऑप्शन में से होगा। यहाँ पर 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं तो क्या होगा, ऑप्शन दे दिए गए, एक विकर्ण आव्यूह होगा, एक शून्य आव्यूह होगा, एक वर्ग आव्यूह होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई एक आव्यूह दे दे जो सममित भी है और विषम भी है, विषम सममित भी है, तो सममित कब होता है, जब a बराबर क्या हो जाए a' के, और विषम सममित कब होगा, जब a बराबर -a' के बराबर हो जाए। ठीक है, तो या फिर इसको लिख सकते हैं a' बराबर, ऐसे भी लिखा जा सकता है a' बराबर -a, ये भी लिखा जा सकता है।
तो ये हो जाए। तो कौन सा आव्य होगा, तो देखिए सममित और विषम दोनों जब आव्य हों कोई एक आव्य, तो वह आव्य हमेशा एक शून्य आव्य होता है, क्योंकि शून्य में गुणा माइनस या प्लस कुछ भी गुणा करने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से ये हमारा क्या होगा, एक शून्य आव्य विषम सममित भी हो सकता है और उसके बाद सममित आव्य भी हो सकता है। तो इसका जो है ऑप्शन इसका दे दिया गया बी नंबर, ये हमारा सही होगा। 15वां नंबर क्वेश्चन, ए स्क्वायर बराबर ए, जहाँ पर ए स्क्वायर है वहाँ पर हम ए लिख सकते हैं। तो आई प्लस ए का होल क्यूब दे दिया गया यहाँ पर, आई प्लस ए का होल क्यूब, और बराबर हमको क्या -7a दे दिया गया। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला खोलिए, जहाँ पर ए स्क्वायर लिखा होगा, जैसे कहीं पर आ जाए ए क्यूब, तो ए क्यूब को क्या लिखना है आपको, ए स्क्वायर इंटू ए लिखना, और ए स्क्वायर ए के स्थान पे हमको दिया है, ए स्क्वायर के स्थान ए दिया है, ए रख दिया, फिर गुणा करें ए स्क्वायर आ जाए, फिर ए स्क्वायर के स्थान ए हमको रख देना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला खोल लेना है और उसके बाद जो है इसको जो है हल कर लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आगे के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको समझाए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। तो ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम इस चैप्टर में होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, उसका अलग से एक वीडियो हम बना देंगे। तो जल्दी हम जो है इसका अगला जो है चैप्टर हम स्टार्ट करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।